Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, in this lesson, which is the lesson number 59, today we are going to start discussion about Ohm's law. Ohm's law को understand करने से पहले आपको अपना previous lessons की कुछ basics को भी दोबारा से जो है वो recall करना होगा. इसके लिए मैं थोड़ी सी help आपकी कर देता हूँ. Let's consider student कि हम लोगों ने ये understand किया था कि if we have a conductor with the free electrons, then by applying a specific potential across the ends of this conductor, this potential of a battery induced the potential difference on the ends of the conductors. And when the potential difference across the ends of a conductor is produced, then in a specific direction the current and a positive charge starts moving, and this is I. Whether we also know that I is equal to Q over T means that when the positive charge can flow with the help of some potential in a unit time, then we said that the current is produced. लेकिन अगर इसी बात को कंसिडर करें कि चार्ज को फ्लो करवाना है विद द हेल्प ऑफ सम पोटेंशियल, तो हमें यहाँ पर फोर्स या पोटेंशियल अप्लाइड करनी पड़ती है, और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास एक वर्क डन प्रोड्यूस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस फॉर्मूला को देखें कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस देन वी सेड दैट द वर्क इज डन. तो यहाँ पर भी चार्ज पर हम वर्क डन कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और हमारे चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हम ये बात भी कंक्लूड कर चुके हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो हम वर्क डन करेंगे ऑन अ यूनिट चार्ज, दिस इज इक्वल टू एनर्जी. यानी कि ये वो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंक्लूड कर सकते हैं. ये वो एनर्जी है जिसकी मदद से आपने एक यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन किया और उस वर्क डन के अकॉर्डिंग फिर आपके पास जो करंट है वो इंड्यूस हुआ. लेकिन स्टूडेंट अगर हम इस सारे के सारे सिनेरियो को देखना शुरू करें तो हमारे पास एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, और वो चीज जो है हमारे पास वो ये है कि व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर directly the current is produced. अब यही बात हमें ये इशारा कर रही थी कि जैसे ही हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा फोर्स मिलेगी चार्जेस को मूव करने के लिए, एक पुश फोर्स मिलेगी जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करेंगे और चार्ज के फ्लो करने से हमारे पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो इस वजह से हमने ये बात कंक्लूड की कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. एंड सेम दिस इज कॉल्ड द ओहम्स लॉ. ओहम ने यही लॉ डिस्क्राइब किया कि जब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आया कि यार हम कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो फिर ओहम ने अपना ये लॉ डिस्क्राइब किया. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और भी है, और वो चीज ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर रहे हैं. व्हेन वी वांट टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, वी जस्ट रिप्लेस इट बाय r. एंड नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय r? लेट्स कंसीडर इट. स्टूडेंट here it is, R is resistance. Now what is meant by the resistance? Students actually हो क्या रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर कि जब भी हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं एक पुश फोर्स जो है वो मिलती है चार्जेस को, चार्ज फ्लो करना शुरू करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ या कंडक्टर की तरफ. अच्छा, इसी तरह इसको हम नाम देते थे कन्वेंशनल करंट का. जैसे ही स्टूडेंट आप देखें कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो ये फ्लो जो है वो हमें विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसान हो जाता है. लेकिन फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फ्लो करते हुए मूव ऑन करते हैं. इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन की वजह से भी हमारे पास फ्लो में थोड़ी सी रुकावट आती है जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का. इसी वजह से जैसे ही आप देखें कि फॉर एग्जांपल कॉमन वे के अंदर अगर हम अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो रब करने के बाद हमने दोनों के दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट की, और इस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास स्टूडेंट ये होगा कि हमारे हाथ जो हैं इन पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे हाथ की सरफेस पर आकर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारे हाथ जो हैं वो थोड़े से हॉट हो चुके हैं. तो सेम कंडीशन यहाँ पर यही रहती है कि जैसे ही आपके फ्लो करते हैं चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी,
अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस हैं ये आपस में ओवरफ्लो करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आपके कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे ही ये बात कंसीडर करें कि फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल वो पहले उसकी वाइब्रेशन स्मॉल थी तो अब उसकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आता है टेम्परेचर की वजह से। जैसे ही आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगी तो ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्जेस का रास्ता ज्यादा रोकेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलिजन, कि वो आपस में टकराने लग जाएंगे। अब जब बहुत ज्यादा रश हो जाएगा, मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस को गुजरने में प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। कि वहां पर फिर क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखें कि हमने कहा कि R रेजिस्टेंस है, V over R एंड इट इज इक्वल टू I। अब अगर आप यहां पर V पोटेंशियल को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, यानी कि आपने जो एक पोटेंशियल 6 वोल्ट का प्रोवाइड किया था वही रहे, लेकिन अगर आप देखें कि कंटिन्यूअली आप इसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो इनवर्स रिलेशन में आ जाएगी I के साथ। अब इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे करंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। अब इसकी वजह से आपके पास रिलेशन में स्टूडेंट ये बात आ रही है कि जैसे ही आपका करंट जो है वो देखें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट तो बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आपके पास इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट आपका डिक्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन स्टूडेंट इसी बात को अगर आप दोबारा गौर से देखें कि अगर हम चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर दें तो हमें अपने पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही पोटेंशियल और इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू और इंक्रीज करेगी, और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो फिर रेजिस्टेंस क्या करेगी स्टूडेंट, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में ये आपके पास दो फिनोमिनाज हो रहे हैं। पहले आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल की वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट जैसे ही फ्लो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली फ्लो के बाद आपके पास रेजिस्टेंस क्रिएट हुई। अब ये जो रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से आपका जो करंट है उसका फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्री और वाइब्रेटरी होती है। अब जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रिएट हुई करंट हमारा रिड्यूस हो गया, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, उसको हम ओवरकम कर दें, तो हमने पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ा दिया। जो पुश फोर्स है वो हमने और ज्यादा प्रोवाइड की, जिसकी वजह से अब रास्ते में आने वाली रुकावट सारी की सारी जो है वो खत्म होना शुरू हो गई और हम उसको क्रॉस कर गए। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास किसी भी एक पाइप या टनल के अंदर पानी फ्लो कर रहा है और एक बहुत ज्यादा या हाइट से डैम से जो है वो पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है, अगर पानी का प्रेशर कम है तो रास्ते में मौजूद जो रुकावट है वो पानी को रोक लेगी, ठीक है। और अगर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस हैं तो पानी क्या करेगा, थोड़े थोड़े रास्तों से निकलना शुरू हो जाएगा, यानी फ्लो करता रहेगा। अच्छा, अब इसी तरह से लेकिन अगर हम क्या करें, इसका ऑल्टरनेट वे ले आए कि हम पानी के प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो रास्ते में मौजूद रुकावट जो है वो टूट सकती है और पानी आगे फ्लो कर सकता है। तो सेम यही प्रोसीजर जो है वो हमारे पास इस करंट वाले सिस्टम के अंदर रहता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने दो चीजें करनी है। सबसे पहले नंबर पे तो हम डिस्कस करेंगे अपने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन को। अच्छा स्टूडेंट, अगर अब हम लोग इस चीज की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि सिंपली व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड। यही हमने बात यहाँ पर की कि व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर द करंट इज प्रोड्यूस्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड, यानी कि करंट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे V के।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही थी, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा यहाँ पर फैक्टर है जिसकी वजह से पोटेंशियल और करंट पर डिफरेंस आ सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर इसकी कंडीशन में ये भी मेंशन करेंगे कि वी हैव टू मेक इट कांस्टेंट, यानी कि ये हमारे पास ओहम्स लॉ उस वक्त मोस्ट एप्लीकेबल है जब हमारे पास कंडक्टर की फिजिकल नेचर या जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, बहुत ज्यादा चेंज ना हो। अगर वो चेंज होगा तो फिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होगा और हमें पोटेंशियल और ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आता है, इसीलिए ओहम्स लॉ ने ये बात डिस्क्राइब की कि हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा, जितना पोटेंशियल उतना ही करंट, लेकिन चेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट ओवर हियर। हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस हमारे पास किस किस तरह की आ सकती है। इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करती है। दिस इज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल और द करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स that will be discussed inshallah aziz in another lesson tomorrow। लेकिन अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट हम यहाँ पर ये एज्यूम कर सकते हैं सिंपली। सो स्टूडेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये बात कंक्लूड कर ली यहाँ पर कि करंट के रास्ते में कोई भी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हमारे पास करंट का जो फ्लो है वो वीक हो जाए, वो कम हो जाए, हम उसको नाम देंगे रेजिस्टेंस का। स्टूडेंट रेजिस्टेंस का भी हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, यूनिट है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने ये बात कंक्लूड की कि दिस इज सिंपली द ओहम्स लॉ, और इस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर अब हम ये देखें तो हमारे पास R है, इस R को अगर हम सेपरेट कर दें स्टूडेंट, सो R कैन बी रिटन एज V over I, and the unit, if we want to discuss about the unit of resistance, then the unit of resistance is ohm and it is represented by this sign। तो अगर हम स्टूडेंट फर्दर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट और करंट का यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होता है एम्पेयर। और सिंपली अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि यू हैव टू डिफाइन ओहम, तो स्टूडेंट यूनिट ऑफ ओहम को डिफाइन करने के लिए मैं ये लॉजिक आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं कि वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वन विद ऑल द क्वांटिटीज एंड वी कैन सिंपली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ओहम एज कि if we provide a potential of 1 volt across the ends of a conductor and the 1 ampere current is passed through the ends of a conductor, then the resistance produced will be a 1 ohm. We can simply define it as अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन के कंपैरिजन में भी अगर आप देखें तो आपको मिलता है कि इफ वी प्रोवाइड अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ये एक कंपैरिजन है। फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, जो करंट पास करेगा वो 1 एम्पेयर का होगा, और अगर ऐसा हो जाए सो वी कैन कंक्लूड इट एज कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस रही वो 1 ओहम की रहेगी। तो ये बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अगर अब हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने उसकी यूनिट ओहम को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट हमारे पास दो हैं, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओहमिक होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन ओहमिक होगा। तो अगर हम स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें characteristics of Ohm's law की बात करें स्टूडेंट, so we just have only two. The number one is ohmic and this is about the conductor, and the second one is non-ohmic. So what is the basic difference between ohmic and non-ohmic? We can simply describe it as
द कंडक्टर, दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टर। इनको स्टूडेंट ये याद रखेगा कि दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टर, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी ये किसी भी हमारे पास कंडक्टर की होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि या तो स्टूडेंट वो ओहमिक होगा या वो हमारे पास नॉन ओहमिक होगा। और ये अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास ओहमिक कब होगा और नॉन ओहमिक कब होगा। ओहमिक स्टूडेंट हमारे पास उस वक्त होगा कोई भी कंडक्टर व्हेन इट ओबेज ओहम्स लॉ। And what is Ohm's law? The current produced in a conductor is directly proportional to the potential applied across the ends of a conductor by keeping a resistance or temperature constant. इसका मतलब यह है कि अगर हम ओहमिक के ग्राफ को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, तो ओहमिक का ग्राफ कुछ यूं है कि फॉर एग्जांपल ये V और ये I होगा, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से ग्राफ हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें नॉन ओहमिक की, तो नॉन ओहमिक को डिफाइन करने के लिए वी कैन सिंपली डिस्क्राइब इट एज द कंडक्टर दैट डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक कंडक्टर भी हो सकते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल भी हो सकते हैं, ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो अगर हम नॉन ओहमिक की बात करें स्टूडेंट, तो नॉन ओहमिक के अंदर मोस्टली हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जो ग्राफ है वी आई का, तो इसके अंदर हमारे पास या तो ग्राफिकल वैल्यूज कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाती हैं या फिर वो वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से डिस्क्राइब हो जाती हैं। अब स्टूडेंट यही हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल नेचर है वो चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम होगा। तो हम लोग फिर हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो ओहमिक हो, ओहम्स लॉ को ओबे करे, कि जिसके अंदर उसकी फिजिकल नेचर बाय फ्रिक्शन, बाय रेजिस्टेंस, बाय टेम्परेचर चेंज ना हो, हम उसे नाम देते हैं ओहमिक का। और हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर मोस्टली ऐसे मटेरियल्स को ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ चीजें थी आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आपने खास तौर पर याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ओहम्स लॉ। दिस इज ओहम्स लॉ और ओहम लॉ की डेफिनेशन, फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह आप लोगों ने फिर रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है, क्योंकि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ओहम्स लॉ। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट, एंड आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज ओहम। सो ये तीन डेफिनेशन आपके पास होगी, दो फॉर्मूलाज और इनके साथ इनके यूनिट्स आ चुके हैं स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, और ये हम लोग डिस्कशन करते हैं किसी भी मटेरियल या कंडक्टर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने जो भी पोटेंशियल प्रोवाइड करना है या जो करंट ने पास आउट करना है वो किसी कंडक्टर में से पास आउट करेगा। हम इस वजह से इसको यहाँ पर मोस्टली यूज करते हैं। ओहमिक स्टूडेंट हमारे पास ये फिर वो प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है। अगर नॉन ओहमिक की बात करें तो इसके अंदर V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस या टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से फिजिकल नेचर या शेप जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का टॉपिक था। ये हमने कुछ बेसिक आज से रिलेटेड जो है वो डिस्कस की। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग स्टूडेंट फर्दर रेजिस्टेंस की ही डिटेल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस के प्रोड्यूस होने के सम अदर फैक्टर्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।